ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रहा है और यही वजह है कि तेहरान ने जवाबी कदम उठाया है। ईरानी सेना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब फिर से पहले जैसी स्थिति में आ गया है, यानी पहले खोल दिया गया था और उसके एक दिन के बाद में दोबारा से उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पूरी निगरानी ईरान के सशस्त्र सेनाओं के हाथ में रहेगी। बताया जा रहा है कि ईरानी गनबोट्स ने एक व्यापारी जहाज़ पर फायरिंग भी की जब वे इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ये वही समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। इसलिए इस फैसले ने पूरी दुनिया की चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ख़ास बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही इस रास्ते को खोला गया था और कई कमर्शियल जहाज़ों को गुजरने भी दिया गया था, लेकिन अब फिर हालात पलट गए हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका पर समुद्री डकैती और जहाज़ों की आज़ादी रोकने का आरोप लगाया है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका ईरानी जहाज़ों को पूरी आज़ादी नहीं देता तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर ऐसे ही सख्त कंट्रोल जारी रहेगा। दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि कई तेल और गैस टैंकर इस रास्ते से निकले हैं, लेकिन उतने ही जहाज़ वापस मुड़ भी गए हैं क्योंकि किसी को साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। इस बीच भारत ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत को तलब किया है और 2 भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर गोलीबारी को लेकर गहरी चिंता जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत से कहा है कि भारत जाने वाले जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही तुरंत बहाल की जाए। भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें ईरान ने फ्रेंडली बताया था और कुछ भारतीय जहाज़ों को पहले गुजरने भी दिया गया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ये किया था कि ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर नए तनाव ने इस उम्मीद पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर बमबारी शुरू कर सकता है। वहीं ईरान कह रहा है कि किसी नई शांति वार्ता की तारीख अब तय नहीं हुई है और अमेरिका ने हर बातचीत में धोखा दिया है। जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ा संकट अब अनिश्चितता है, क्योंकि जहाज़ मालिक, तेल कंपनी और दुनिया की मार्केट किसी को नहीं पता अगला कदम क्या होगा। अगर ये तनाव ऐसे ही जारी रहा तो तेल की कीमतें भी आसमान छू सकती हैं और छू रही हैं। एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और मिडल ईस्ट में जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। यानी दुनिया की नज़रें अब सिर्फ एक जगह टिकी हैं और वह है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जहां से अगला बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यानी UNIFIL पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। यह हमला दक्षिण लेबनान के गांव गोंगोंद्रिया में हुआ है। UNIFIL की पेट्रोलिंग टीम एक अलग थलग पोस्ट तक रास्ता खोलने की मिशन पर निकली थी। फ्रांस और UNIFIL अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे गैर तत्वों का हाथ दिख रहा है और शक हिजबुल्लाह पर जताया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने इस हमले को अनएक्सेप्टेबल बताया है और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन तथा प्रधानमंत्री नावेफ सलीम से बात कर जो भी इसके मुलजिम है उन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेबनान की सेना ने भी गोलीबारी की निंदा करते हुए जांच शुरू कर दी है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का नाजुक सीज़फायर लागू हुआ था और पूरे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब इस घटना ने हालात फिर से बिगाड़ दिए हैं। याद रहे कि मार्च में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई तेज़ हुई थी, जिसके बाद इजरायली हमलों और ज़मीनी कार्रवाई में हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। इस बीच UNIFIL पर हमला इसलिए भी गंभीर बताया जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बड़ा उल्लंघन माना जाता है। पिछले महीने भी 2 UN शांति सैनिकों की मौत हो गई थी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस पहले ही सभी पक्षों से अपील कर चुके हैं कि शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हमला लेबनान सीज़फायर को तोड़ देगा? क्या इजराइल फिर जवाबी कार्रवाई करेगा? और क्या इससे अमेरिका ईरान वार्ता पर भी असर पड़ेगा? फिलहाल पूरे मिडल ईस्ट की नज़र दक्षिण लेबनान पर टिकी हुई है, जहां हालात फिर से भड़क सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद ने अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान का 3 दिन का अहम दौरा पूरा कर लिया है, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की, सऊदी अरब और कतर की यात्रा ख़त्म करके वापस लौट आए हैं। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, संसद अध्यक्ष और सैन्य कमांड के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। इस दौरे को अमेरिका ईरान टकराव खत्म कराने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वे बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे और पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली लाने के पूरी तरह तैयार हैं। याद रहे कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दशकों बाद सबसे ऊंचे स्तर की आमने सामने की बातचीत हुई थी, जिसमें ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद बाक़िर गलीबाफ और अब्बास अराक्ची ने किया था। लेकिन इस दौर की बातचीत बिना किसी समझौते के ख़त्म हो गई थी। अब मौजूदा सीज़फायर 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है, इसलिए सबकी नज़र पहले दौर की वार्ता पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा कर क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की है और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तुर्की के शहर अंतालिया से रवाना होते वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत और कूटनीति के जरिए स्थायी शांति चाहता है। ये सारी तेज़ कूटनीति ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पाबंदियां लगा दी हैं और अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, इसलिए तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजार भी चिंतित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरा दौर पाकिस्तान में जल्द हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा है कि वे अच्छे काम कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में नई वार्ता शुरू हो सकती है और अगर कोई बड़ी सफलता मिलती है तो मिडल ईस्ट में जंग का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के मुताबिक ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च की गई हैं। बताया गया है कि मिसाइलें सिनपु शहर के पास सुबह करीब 6:10 पर छोड़े गए। इस साल उत्तर कोरिया की यह 7वीं बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग है, जबकि अप्रैल महीने में चौथी बार मिसाइल परीक्षण किया गया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उसने निगरानी बढ़ा दी है और यूनाइटेड स्टेट्स तथा जापान के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है। जापान सरकार ने भी कहा है कि मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में गिरी हैं। हालांकि जापान के जानकार आर्थिक क्षेत्र में कोई घुसपैठ दर्ज नहीं हुई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने तुरंत आपात सुरक्षा बैठक बुलाई है। ये परीक्षण इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहले ही उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन प्योंगयांग हमेशा कहता रहा है कि उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और वे इन प्रतिबंधों को नहीं मानता है। ये लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब मई के महीने में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम शिखर वार्ता की तैयारी चल रही है, जिसमें उत्तर कोरिया का मुद्दा भी उठ सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता में बहुत गंभीर प्रगति की है और संभव है कि उसने यूरेनियम संवर्धन की नई सुविधा भी शुरू कर दी हो। पिछले महीने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने साफ कहा था कि उनका देश परमाणु शक्ति है और यह दर्जा अब बदला नहीं जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया परीक्षण, मिसाइल परीक्षण, अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच
तनाव को और बढ़ाएगा। ये आने वाली शिखर वार्ता में बड़ा दबाव बनेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र प्योंगयांग पर है, क्योंकि हर नई लॉन्चिंग के साथ एशिया की सुरक्षा चिंताएं और गहरी होती जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ ने खुलासा किया है कि साल 2025 में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में करीब 900 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ शरणार्थी या तो मारे गए या लापता हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री रास्तों से पलायन के लिए अब तक का सबसे घातक साल रहा है। बाबर बलूच ने जेनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि ये इलाका हजारों बेबस रोहिंग्या लोगों की बिना निशान वाली कब्रगाह बन चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में करीब 5000 लोग समुद्र में डूब चुके हैं। याद रहे कि साल 2017 में म्यांमार में बड़े पैमाने पर हिंसा और जातीय सफाई के अभियान के बाद लाखों रोहिंग्या लोग भागने पर मजबूर हो गए थे। इनमें से ज़्यादातर ने बांग्लादेश के शरणार्थी कैंपों में पनाह ली, खासतौर पर कॉक्स बाजार इलाके में। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कैंपों में मदद कम हो रही है, फंडिंग की भारी कमी है, शिक्षा के मौके सीमित हैं और रोज़गार लगभग बिल्कुल भी नहीं है। इसी मजबूरी में लोग फिर से जान जोखिम में डालकर समुद्री रास्तों से निकल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2026 में अब तक 2800 से ज़्यादा रोहिंग्या लोग समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार या म्यांमार के रोखाइन स्टेट से रवाना हुए हैं और उनका लक्ष्य मलेशिया या इंडोनेशिया पहुंचना है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल के वर्षों में इन खतरनाक यात्राओं पर निकलने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे रहे हैं, जिन्हें मानव तस्करी, शोषण और हिंसा का बड़ा खतरा रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अधिकतर रोहिंग्या अपने घर म्यांमार लौटना चाहते हैं, लेकिन लगातार संघर्ष और उत्पीड़न और नागरिकता ना मिलने की वजह से उनके पास उम्मीद बहुत कम बची है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया रोहिंग्या संकट को फिर गंभीरता से लेगी या समुद्र यूं ही बेगुनाह जिंदगियों को निकलता रहेगा।